हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये जो आपकी पब्लिकेशन है जैसे राजन है और पवन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको गलत दिए गए हैं, तो उन्हें भी आप सही कर लेना देख कर, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं जो गलत रहते हैं। राजन में तो खासकर काफ़ी गलत रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। मतलब ये पूछा गया है, गोल पृथ्वी से मतलब नहीं है, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है। क्रोड, मेंटल, भूप्रपर्टी या उपयुक्त सभी। तो देखिए, आपको पता है कि जो पृथ्वी की संरचना है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूप्रपर्टी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। बीच के हिस्से को हम लोग मेंटल कहते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, पृथ्वी के केंद्र को हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पृथ्वी का जो केंद्र है वो क्रोड कहलाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो भूप्रपर्टी कहलाती है, और पृथ्वी के जो बीच का हिस्सा होता है वो कहलाता है मेंटल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21% या 16%। तो याद रखना, वायुमंडल में पूछी गई है ऑक्सीजन की मात्रा। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। उसका परसेंटेज है 78%। ठीक है, और पूछी जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है ऑक्सीजन, इसकी मात्रा है 21%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर पूछ ले तो 0.03% है। ठीक है, तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21%, सा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12 या 15। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर राजन में गलत दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मूल संविधान की बात की गई है, और जब मूल संविधान की बात होती है तो उस संविधान की हम बात करते हैं जिसे सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय की संविधान की बात हो रही है। तो मूल संविधान की अगर बात होगी तो उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन 8। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, प्रारूप समिति की बात की गई है, जिसे हम लोग ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 42, 20, 25 या 30। तो याद रखना, अजंता में गुफाओं की संख्या है आपकी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या तोसाली। तो याद रखना, इसका आंसर भी राजन की जो पब्लिकेशन है उसमें गलत है। तो बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी उस समय अशोक जो है वो उज्जैन का वायसराय था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुड्डों ने प्रथम बार आक्रमण किया। यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा, कौन सा सम्राट था जिसके शासनकाल में हुड्डों ने प्रथम बार आक्रमण किया था, तो वो थे कुमारगुप्त। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुमारगुप्त के समय सबसे पहले हुड्डों ने प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत कौन आया। हेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या मेगस्थनीज। तो आपने सभी के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन आया था भारत। तो सबसे पहले मेगस्थनीज भारत आए थे, और ये किसके समय में आए थे, तो सिकंदर के समय में, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो उस समय मेगस्थनीज भारत आए थे। हेनसांग आए थे आपके किसके समय में, तो हेनसांग आए थे आपके जब हर्षवर्धन का समय चल रहा था, और इब्न बतूता आए थे जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तब आए थे इब्न बतूता। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया, तो मेगस्थनीज आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित के रचयिता थे हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति या मातंग। तो हर्षचरित के जो रचयिता थे वो थे बाणभट्ट। ठीक है, याद रखना, हर्षचरित किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में या 1194 ईस्वी में। तो आप सभी को पता होगा, फेमस युद्ध है तराइन का। जो प्रथम युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, या हम कह सकते हैं मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, और ये हुआ था 1191 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कौन जीता था, तो इसमें इसमें किसकी जीत हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी इसमें। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, याद रखिएगा। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था,
जो किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या नारायण पाल ने? तो पाल वंश के संस्थापक थे आपके गोपाल। याद रखिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय और रणराज। तो याद रखना, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन सिर्फ इन्हीं से हारे थे, इसलिए याद रखना कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा थे। तो सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो याद रखना, संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर संघ समिति की बात हो तो उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब, नदी या उपयुक्त सभी? तो याद रखिए, भूमिगत जल का जो स्रोत है वो उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। किस रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य मकर संक्रांति के समय में, जो जनवरी में पड़ती है? तो कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर? तो याद रखना, मकर संक्रांति के नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मकर संक्रांति के समय जो सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से? तो याद रखना, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से माना जाता है। ठीक है, और ये 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है और उत्तर प्रदेश के नैनी जो कि इलाहाबाद में है वहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। तो याद रखना है इस चीज़ को कि भारत का जो मानक समय निर्धारित है वो किससे है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो दा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? याद रखना, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही चीज़ है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मौलिक अधिकार को ही हम लोग मूल अधिकार भी कह देते हैं। और ये हमने कहाँ से लिए थे? तो अमेरिका के संविधान से ही हमने ये चीज़ ली थी। ठीक है, तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हमने कई सारे मौलिक अधिकार पढ़े थे जिसमें टोटल 6 मौलिक अधिकार थे और उसी में हमने स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ा था, समानता का अधिकार भी पढ़ा था। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी पढ़ा था, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा था कि पहले से शामिल किया गया था लेकिन बाद में से हटा दिया गया। तो यहाँ पर ब ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ब ऑप्शन में कहा गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ब ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तत्व यानी कि नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है। ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन था MC सीतलवाड़ ने कहा था, ये चीज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, प्रोफेसर KT साहा ने कहा था या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो याद रखना, ये कहा था MC सीतलवाड़ ने। ठीक है, कि ये तत्व जो है, जो नीति निषेधक तत्व है, वो न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। MC सीतलवाड़ का कथन था ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के या आयरलैंड के? तो ये चीज़ याद रखना, जो शेक्सपियर थे वो आपके इंग्लैंड के नागरिक थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? आपने सभी ने नाम सुना होगा महमूद गजनबी का। काफ़ी बड़ा लुटेरा था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और हर बार ये भारत को लूटकर वापस गजनी भाग जाता था। ठीक है, तो इसका जो सबसे प्रमुख जो आक्रमण है वो सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया था वो माना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है ये मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर इसने आक्रमण किया था 1025-26 ईस्वी में। ठीक है, तो दो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। 1025-26 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगर एक डेट आती है तो 1025 आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस बुक में गलत दिया गया बी ऑप्शन, तो सही आंसर आपका क्या है? तो 1025-26 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान? तो याद रखना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसलिए गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान है वो किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है या वास्तविक सुल्तान कहा जाता है तो इल्तुतमिश का नाम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1209 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में या 1266 ईस्वी में? तो याद रखना कि गयासुद्दीन जो बलबन था वो 1266 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था और इसी ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, नवरोज़ त्यौहार भी इसी ने चालू किया था, ये चीज़ याद रखना। और इसी ने कहा था कि जो सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने या संग्राम सिंह ने? तो याद रखना दिल्ली में लोधी वंश की जो स्थापना थी बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिकंदर लोधी ने आगरा बसाया था, याद रखना, और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। इब्राहिम लोधी की अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोधी को ही इसने हराया था बाबर ने। ठीक है, उसका बाबर का अधिकार हो गया था और उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में? तो याद रखना तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो हुआ था 1565 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था? तो ये विजयनगर जो साम्राज्य है उसके बीच में और बाकी तीन के बीच में, जिसमें आपका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये सब आ जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर और खाली विजयनगर एक साइड था, तो इनके बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं और हनीबट्टी का युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत या 30 प्रांत? तो याद रखना कि जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी जो शासन व्यवस्था थी इसमें राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 6 प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार? तो आप सभी बता देंगे कि पृथ्वी का आकार गोल है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है तो इसके आकार को हम लोग जियोड कहते हैं। ठीक है, जियोड कहते हैं पृथ्वी के आकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ पवनें? तो याद रखना कि ग्रीष्मकालीन की बात हो रही है, जो गर्मियों में वर्षा होती है उसका जो प्रमुख कारण है वो है आपका मानसूनी हवाएं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू किया गया सन 1946 में, सन 1949 में, सन 1950 में, सन 1948 में? तो याद रखना कि संविधान बनकर तैयार हो गया था सन 1949 में, लेकिन इसे लागू किया गया था सन 1950 में। ठीक है, तो सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, काफ़ी फेमस युद्ध था, ये कब हुआ? तो 326 ईस्वी पूर्व में, 321 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में या 305 ईस्वी पूर्व में? तो याद रखना सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, द ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? तो याद रखना मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था वो था आपका बृहद्रथ। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। गुप्त संवत कब स्टार्ट किया गया था, कहने का मतलब है 319 ईस्वी पूर्व में, 375 ईस्वी में, 380 ईस्वी में या 335 ईस्वी में? तो याद रखना जो गुप्त संवत है ये 319 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे स्टार्ट किया था, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या भीतरगांव में? तो याद रखना दशावतार मंदिर बहुत फेमस है और ये देवगढ़ में स्थित है, यानी कि झांसी जो है आज का उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ये स्थित है देवगढ़ में। याद रखना दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो देवगढ़ में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो आप सभी को मैंने बताया कि गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, तो याद रख लेना कि सम्राट अशोक के जो पिता थे उनका नाम बिंदुसार था। ठीक है, ए ऑप्शन, बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। जबकि बिंबिसार कौन है? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? वैसे तो सभी जगह होंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए तो मध्य प्रदेश आ जाता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? शूद्रक, विशाखदत्त, कालिदास या भारवी? तो याद रखना मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके लेखक हैं आपके विशाखदत्त। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत?
तो याद रखना गुप्त काल की भाषा थी आपकी संस्कृत। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संस्कृत जो थी वो गुप्त काल की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी? मतलब जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस समय किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी? तो आप सभी को मैंने अच्छे से पढ़ा है, आपको याद होगा कौन था वो। तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी, घोड़ों को दागने की और सैनिकों को अपना हुलिया लिखवाने की प्रणाली अपनाई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। ठीक है, और इनके अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति थी वो किससे हुई है? तो प्राचीन क्षत्रियों से हुई है, ब्राह्मणों से हुई है, विदेशियों से हुई है, अग्निकुंड से हुई। तो इनके अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजन में इसका आंसर भी गलत दिया गया है, तो याद रखना अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या दिल्ली में? तो याद रखना सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या बेंगी? तो याद रखना पल्लवों की राजधानी बेंगी थी, लेकिन पल्लवों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था आपका कांची में, जिसे हम लोग कांचीपुरम के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे राज्य, परगना, इक्ता या सिख? तो याद रखना जो सल्तनत काल की बात होगी तो इसमें जो प्रांत है इसे हम लोग इक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप नापने की इकाई है, भूकंप किस इकाई से नापा जाता है? तो याद रखना इसका आंसर होगा रिएक्टर। रिएक्टर जो है भूकंप नापने की इकाई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर है कौन सी सेल है? आपको पता है कि जो सेल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल को हम लोग कायांतरित सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की सेल होती हैं। तो संगमरमर कौन से प्रकार की सेल है? तो रूपांतरित सेल है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो अधिक ताप और दाब के कारण अपने रंग रूप में बदल जाती हैं, मतलब चेंजमेंट हो जाता है जिसमें, तो वो रूपांतरित सेल कहलाती हैं और संगमरमर इन्हीं में आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से ऊपर उठ के विशालतम भूभाग को कहते हैं महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप या जलमंडल? तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को हम क्या कहते हैं? तो महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ विशालतम भूभाग है उसे हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महासागर है, आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सारे महाद्वीप को अगर एक साथ मिला दें तो इतना बड़ा खाली सिर्फ प्रशांत महासागर है आपका। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या अमेरिका के? तो याद रखना नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया हाल ही में। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे देश में जो हमारा संविधान है वहाँ पर कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व हमने लिए थे आयरलैंड से, याद रखना इस चीज़ को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर निजी क्षेत्र जो होता है और जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्र जो होते हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ये किस अर्थव्यवस्था में पाया जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? तो याद रखना दोनों क्षेत्र एक साथ किस में काम करेंगे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन नदी, मिसिसिपी नदी, नील नदी या हांगहो नदी? तो याद रखना विश्व की सबसे लंबी पूछी है, जब भी लंबी पूछी जाएगी तो सही आंसर होगा आपका नील नदी। अगर पूछे जाए सबसे ज़्यादा जल कौन सा नदी ले जाती है, ठीक है, कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा जल ले जाती है, सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए तो उसमें आपका अमेजन नदी का नाम आएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जल ले जाने की क्षमता रखती है या सबसे चौड़ी नदी, ठीक है, तो अमेजन आ जाएगी। और सबसे लंबी की बात होगी तो नील नदी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो ये सभी को पता होगा आपको कि जो पृथ्वी का धरातल है इसके 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार है, जबकि 1/3 भाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। ठीक है, तो द ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार है और स्थलमंडल अगर पूछा जाए तो 1/3 भाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया से?
तो जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, कभी भी मैप में देखना आप वर्ल्ड के, जो तीनों रेखाएं हैं वो कहाँ से गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसमें पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी परत होती है वो भूपर्पटी कहलाती है, बीच वाली आपकी मेंटल कहलाती है, और सबसे लास्ट वाली आपकी क्रोड कहलाती है, जो सबसे अंदरूनी परत है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 प्रमुख भाग हैं या 3 मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है। लौह तत्व, सिलिका, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। मतलब जो चुंबक का जो गुण है पृथ्वी के अंदर, वो किसके कारण पाया जाता है, तो लौह तत्व के कारण पाया जाता है, सिलिका के कारण, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के कारण। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। लौह तत्व के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अपसादी शैल और रूपांतरित शैल। ठीक है, तो यहाँ पर सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट या संगमरमर। तो जो संगमरमर है वो रूपांतरित चट्टान का एक प्रकार है। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण क्या है, तो संगमरमर, चाहे कायांतित पूछे चाहे रूपांतरित पूछे, तो संगमरमर जो है वो रूपांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। तो ये जो ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके। अच्छे से इन्हें याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। राजन पवन में कुछ गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ पर भी डाउट हो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कमेंट में, नहीं तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इतना कठिन नहीं है, बस बोलकर सर्च करना है आपको। ठीक है, डाउट में मत रहना, जहाँ पर भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।